जी नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं बिहार सिपाही भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के क्वेश्चंस पर। और ये जो अपना बैच है, ये जो 30 दिन का जो अपना बैच है, इसका नाम है तूफानी सीरीज़। और हम इस बैच की शुरुआत इस स्लोगन के साथ करते हैं कि जान लगा दो या फिर जाने दो। यदि आप वर्दी चाहते हैं तो पूरी जान जी लगा दीजिए, नहीं तो उसे जाने दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप जान लगा दीजिएगा तो अब की बार वर्दी आपके शरीर पर ही शोभेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न, जिसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। जल्दी बताएंगे। प्रश्न कहता है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी डैश किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या फिर 45 किलोमीटर। तो अगर हम लोग भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की बात करें तो इसका जो लंबाई होता है वो लगभग 111.32 किलोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन ए के आसपास में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होता है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। यानी ये अपना उत्तरी ध्रुव है और ये अपना दक्षिणी ध्रुव है। इसको जोड़ने वाली जो रेखा है उससे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ध्रुव पर, तो ध्रुव पर देशांतर रेखा आपस में मिलती है, इसलिए इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि देशांतर रेखा का मान कहाँ पर 0 होता है, तो याद रखेंगे ध्रुव पर। अब हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग हम लोग दुनिया में किसी भी स्थान को सटीक रूप से दर्शाने के लिए करते हैं या किया जाता है। यानी दुनिया में किसी स्थान को उसकी स्थिति को, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि बागलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब पर, रावी पर, सतलज पर या सिंधु पर? तो ये आप जो बांध देख रहे हैं ये बागलिहार बांध है। और आपको बतला दें, ये जो बांध है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। और ये जम्मू कश्मीर के किसके, ये जम्मू एंड कश्मीर के एक ज़िला है जिसका नाम है रामबन। क्या नाम है? रामबन। रामबन ज़िला में ही चिनाब नदी पर ये बांध बनाया गया है, जिसका नाम है बागलिहार बांध। बागलिहार बांध जो है इसे बागलिहार पनिहार जल परियोजना कहते हैं। इससे हर साल लगभग 4.5 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितना? 4.5 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कहाँ से? बागलिहार बांध नदी परियोजना से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि बागलिहार बांध, जिसे बागलिहार पानी बिजली परियोजना के नाम से भी या रूप में भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के रामबन जिला के चिनाब नदी पर निर्मित एक नदी परियोजना है। आगे बात करते हैं भारत के सबसे पुराना बांध, तो ये कावेरी नदी पर है। और ये तमिलनाडु के कलनई बांध है। यानी तमिलनाडु के जो कलनई बांध है ये भारत के सबसे पुराने बांध है और ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाया गया है। आगे अगर बात करते हैं हम लोग, तो जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे कि बांध जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर है, इसे बनाना चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि ये जो है बागलिहार बांध या बागलिहार पनिहारी परियोजना, ये हर साल 4.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली ये परियोजना है। ये बागलिहार नदी परियोजना, जो कि जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता दिए थे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि डैश नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है।
केन नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी। तो ये जो नदी है ये केन नदी है। केन नदी जो है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है। अगर हम लोग केन नदी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर ले तो ये यमुना की सहायक नदी है। किसके? यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद इसे पन्ना का जीवन रेखा कहा जाता है। क्या आता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का जीवन रेखा, राष्ट्रीय उद्यान का जीवन रेखा, उद्यान का जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे जलीय जीव भी पाया जाता है। घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे जलीय जीव भी इस नदी में पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर केन नदी गुजरती है जो यमुना नदी की सहायक नदी है और इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। यानी इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के जीवन रेखा के रूप में कार्य करने वाली नदी केन नदी है। आगे अगर बात करते हैं तो कहता है कि यह राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और यमुना की सहायक नदी है। सही बात है। इसकी कहता है कि केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह वन्य जीवों के लिए पीने का पानी का स्रोत और जलीय जीवों का क्या है? घर है। केन नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे जलीय जीव भी पाए जाते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न संख्या 4 है। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सांची, अमरकंटक या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा स्थित है। यानी में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही 10वीं शताब्दी की सबसे बड़ी गुफा स्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं बांधवगढ़ के बारे में तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत के लिए ये जाने जाते हैं। इनका जो मुख्य ख्याति है वो इनके सांस्कृतिक कुछ स्मृतियाँ हैं और ये पुरातात्विक विरासतों के लिए जाने जाते हैं। कहता है कि इस उद्यान में 10वीं शताब्दी की नई गुफाएं हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध बड़ी गुफा है। क्या है? बड़ी गुफा जो है ये 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुफा है। यह गुफा अपने जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जानी जाती है, जो उस समय की कला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी इस पर क्या है? नक्काशी बनाया गया है और ये मूर्तियों के लिए जाना जाता है। इसमें अगर बात करते हैं हम लोग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये वन्य जीव अभयारण्य है जो अपनी बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसमें 10वीं शताब्दी की कोई गुफा नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं सांची के बारे में, तो सांची भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। सांची क्या है? सांची का स्तूप पता होगा आपको। ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जो अपने स्तूपों के लिए जाना जाता है। यह 10वीं शताब्दी का कोई गुफा नहीं है। यानी सांची में भी और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी 10वीं शताब्दी का कोई गुफा नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? भोजपुरी, बोडो, डोगरी या मैथिली। तो इसका सही आंसर होने वाला है मैथिली। यानी हमारी जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषा का चर्चा मिलता है,
कितने भाषा, 22 भाषाओं का चर्चा मिलता है। उसमें से भोजपुरी को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी अनुसूची 8 में अभी तक भोजपुरी को नहीं रखा गया है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधु, ककोनी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषा है जिसका चर्चा अनुसूची 8 में मिलता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ अन्य जानकारी, तो अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी भाषा को भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया। शुरुआत में 14 भाषा को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, लेकिन 1967 में सिंधु भाषा को 21वीं संशोधन अधिनियम के जरिए शामिल किया गया और उसके बाद 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संशोधन अधिनियम के जरिए शामिल किया गया। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में एक प्रसिद्ध भाषा है मैथिली। तो मैथिली को अनुसूची 8 में कब जोड़ा गया, तो याद रखेंगे 2003 में एक संशोधन हुआ था। 2003 में जो संशोधन हुआ था, उसी संशोधन में मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि हिंदी भारत के अतिरिक्त किस देश की आधिकारिक भाषा है? मॉरिशस, थाईलैंड, सुमित्रा या फिजी। तो इसका सही आंसर होने वाला है फिजी का, जो एक राष्ट्रीय भाषा है। जिस प्रकार से भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया था, उसी प्रकार से फिजी एक देश है, वहाँ भी आधिकारिक भाषा के रूप में फिजी का ही हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ आपको दिख सकती है, जिसमें कहता है कि भारत के अलावा हिंदी भाषा फिजी की भी आधिकारिक भाषा है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फिजी एक देश है जहाँ हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी फिजी है कहाँ, तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जहाँ हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी या आधुनिक मानक हिंदी विश्व का एक प्रमुख भाषा है। यह भारत की एक राज्य भाषा है। याद रखेंगे हिंदी जो है ये भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं, बल्कि हिंदी भारत का एक राज्य भाषा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप देख सकते हैं और बता सकते हैं क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1572 में, 1549 में, 1539 में या 1557 में। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1569 में। कब? 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। आप यहाँ देख सकते हैं चौसा के युद्ध के बारे में कुछ जानकारी यहाँ आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को मुग़ल सम्राट हुमायूं और अफ़गान शासक शेर शाह सूरी के बीच बिहार के चौसा में लड़ा गया था। यानी ये जो चौसा की लड़ाई जो है ये किन के बीच हुआ था? तो मुग़ल के सम्राट हुमायूं और अफ़गान के शासक शेर शाह सूरी के बीच ये लड़ाई 26 जून 1539 को लड़ा गया था। इसमें शेर शाह की जीत हुई थी और हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यह 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार की राजधानी बक्सर, आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिला में स्थित चौसा गांव के पास हुआ था। यानी ये युद्ध बक्सर में हुआ था। अब बक्सर में एक गांव है चौसा, उसी के पास में हुआ था, इसीलिए इस लड़ाई को चौसा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे चौसा की लड़ाई मुग़ल सम्राट हुमायूं और अफ़गान के शासक शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं का हार हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा
आपके स्क्रीन बोर्ड पर इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कलहन, कालिदास या सोमदेव। तो यहाँ पर आप जो पुस्तक देख रहे हैं ये राज तरंगिणी है और इनके लेखक जो है ये कलहन को माना जाता है। किसको माना जाता है? कलहन को माना जाता है, यानी कलहन राज तरंगिणी लिखे थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारे महोदय है वैसे ये विद्यापति जी लग रहे हैं। तो कहता है कि राज तरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। यानी राज तरंगिणी के बारे में बात करें तो ये किस भाषा ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। कहता है कि राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रहार। यानी राज तरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं का इतिहास। यह कविता के रूप में है। किस रूप में है? यह कविता के रूप में है। आगे हम बात करते हैं तो कहता है कि राज तरंगिणी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, एक महाकाव्य है जिसकी रचना शास्त्रीय भाषा संस्कृत में 1148 से 1150 में कश्मीर, जो अब भारत के हिस्सा है, में की गई थी। यानी इसमें कश्मीर की कहानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि राजघाट बांध डैश नदी पर निर्माण अधीन एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, तप्पा नदी। तो ये जो राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया था। किस नदी? बेतवा नदी पर। आप बताएंगे केन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था और केन नदी के बारे में आप कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कहता है कि राजघाट बेतवा नदी पर एक निर्माण अधीन एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। यानी ये दो राज्यों के बीच का ये बांध परियोजना है जो निर्माण अधीन है। कहता है कि राजघाट बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच स्थित है। यह बेतवा नदी पर बनाया गया है, सही बात है। इसका आधारशिला 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहता है कि यह एक बड़ी जलाशय और अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। आगे बात करते हैं तो कहता है कि राजघाट बांध का दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है। यानी यहाँ से एक प्रश्न तो ये इम्पोर्टेंट हो ही जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका दूसरा नाम राजघाट बांध भी कहा जा सकता है। इस बांध से 3 नहरें वितरित करती है, मतलब इससे 3 नहर निकलती है जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश को और 1 मध्य प्रदेश को जल की आपूर्ति करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है और प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है ये 64 योगिनी मंदिर है और कहता है कि 10वीं शताब्दी के 64 योगिनी मंदिर किस देवी को समर्पित है? दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी या गंगा देवी। तो 10वीं शताब्दी के जो 64 योगिनी मंदिर है ये दुर्गा देवी को समर्पित ये मंदिर है। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहता है कि 64 योगिनी मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित देवी का एक ध्वस्त मंदिर है, यानी इसे तुड़वा दिया गया है। यह खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो अभी भी विद्यमान है। अन्य स्थान पर भी 64 योगिनी मंदिर है, किंतु यह अकेला एक ऐसा मंदिर है जिसका प्लान आयताकार है। क्या है? आयताकार है। तो साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।